हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की तरफ से पेश जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसके अंदर आपका स्वागत है। और मैं गुरु राकेश आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। सबसे फर्स्ट तो विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया और मैं आपका वेलकम करता हूं। विद्यार्थियों, 10th के बाद 11th क्लास में आते समय हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। तो सब्जेक्ट चूज करने से पहले हमें हमारा टारगेट फिक्स करना होता है। हमारा जो गोल होता है उस गोल के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना होता है कि मैं बायोलॉजी लूं या फिर मैथमेटिक्स लूं। देखो, साइंस के दो सब्जेक्ट हैं। या तो पहले आप चूज करते हो कि मुझे साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है। सेकेंड आप चूज करते हो कि साइंस अगर लेनी है तो साइंस में बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है। तो ये सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से सोच समझ के, और आपका जो फैसला है मैं उसको वेलकम करता हूं आपके फैसले का। विद्यार्थियों, हम बहुत ही सिस्टमैटिक, आसान और सरल भाषा के अंदर बायोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में हमने जो विषय लिया है उस विषय की बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए कि मैं बायोलॉजी ले रहा हूं तो बायोलॉजी है क्या चीज, उस बायोलॉजी में मैं पढ़ूंगा क्या, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी है। साइंस का ही एक मॉडिफाइड जो रूप है उसको हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं। यहां मैं अगर बात करूं कि हम थोड़ा सा पीछे की जो हिस्ट्री है उसको अगर उठा के देखें तो पहले के जमाने के अंदर भी लोग जो थे वो साइंस के बारे में नॉलेज रखते थे। यानी उन्हें भी विज्ञान के बारे में पता था कि विज्ञान होती क्या है, विज्ञान के अंदर जो क्रियाएं होती है वो किस तरीके से होती है, या जो फसली पादप है उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की वो खाद या फिर अन्य जो रसायनों का छिड़काव किया करते थे, अन्य जो कीटनाशकों का छिड़काव किया करते थे, वो उस समय भी थी और वर्तमान में भी। सिर्फ अंतर इतना है, उस समय वो चीजें जो है उनके बारे में लोगों का इतना ध्यान नहीं था। वो इस चीज को इतना, जितना आप आज के जमाने में आप साइंस के बारे में अगर आप देखें तो साइंस का एक हब बना हुआ है। वर्तमान में अगर मैं थोड़ी सी कंपैरिजन करूं, पहले के जमाने में भी डॉक्टर्स तो हुआ ही करते थे, लोग पहले भी बीमार होते थे, आज भी लोग बीमार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, जो लेटेस्ट चीजें हैं वो कुछ ज्यादा ही आ चुकी है। विज्ञान है वो भी पहले और अब के अंदर थोड़ा सा बहुत ही गैप आ चुका है। उस गैप के दौरान नई चीजें बनी भी हैं, पुरानी चीजें हैं वो थोड़ी सी उनके ऊपर मिट्टी भी चढ़ी है। पहले के जमाने की अगर बात की जाए तो वहां पहले आपने रामायण या महाभारत तो देखी होगी, उसके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि पहले के जमाने में रोगों का इलाज किस तरीके से किया जाता था। या आपने हिस्ट्री या एसएस जो सामाजिक ज्ञान है आपने उसमें पढ़ा होगा कि पहले जब युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में जो सैनिक घायल हुआ करते थे उनका इलाज किस तरीके से किया जाता था। उनको हॉस्पिटल वगैरह पहले तो थे ही नहीं, ये हॉस्पिटल वगैरह तो आप नई जो जनरेशन आई है, मॉडिफिकेशन जो हुआ है उससे दौरान ये नए नए हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो बन गए हैं। या चिकित्सा जो पद्धति है वो भी पहले कुछ और थी और उस पद्धति में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और अब चिकित्सा पद्धति क्या है, थोड़ी सी अलग है। पहले के जमाने में आयुर्वेद चला करती थी, आयुर्विज्ञान जिसको कहा जाता था, और उस आयुर्वेदिक जो विज्ञान थी उसके अंदर जितने भी रोगों के निदान थे वो पादप या जंतुओं की सहायता से ही किए जाते थे। यानी बहुत सारे ऐसे इलाज आज भी काम में लिए जाते हैं जो प्राचीन काल के अंदर हमारे परदादा और उनके दादा परदादा किया करते थे, और आज भी वो इतने कारगर हैं जितनी कि आज की अंग्रेजी दवाइयां जो हम मेडिकल से लेके आते हैं वो उतना इफेक्ट नहीं करती उस डिजीज के ऊपर या उस रोग के ऊपर जितना कि पहले के जमाने वाली वो आयुर्वेद विज्ञान वाली जो दवाइयां हैं वो काम करती है। तो आयुर्वेद अपनी जगह आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, और आयुर्वेद का ही स्थायित्व जमा रहना है। अगर हमें रोग से, दो चीजें होती हैं, एक तो हमें रोग से लड़ना है, एक तो रोग को कम करना है और एक रोग को नष्ट करना है। तो हमें आयुर्वेदिक तरीका या वर्तमान जो पद्धति है उसमें भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिनसे हम
रोगों से निजात पा सकते हैं। तो विद्यार्थी ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया है कि आपने 10th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है उस साइंस की परिभाषा में आपने ये पढ़ा था कि साइंस है क्या। साइंस के डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि प्रकृति का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित जो ज्ञान है वही क्या है, विज्ञान है। प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित का मतलब मेरा यह है कि प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ और उसमें पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं और उनके मध्य संतुलन कैसे बना हुआ है। उन सब का अध्ययन आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो आप उन सब की स्टडी एक सब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं और वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो है आपका साइंस। उसी साइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और नाम दिया गया बायोलॉजी। यहां मैं बायोलॉजी शब्द की बात कर रहा हूं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या है, लिविंग साइंस या हम कह सकते हैं लाइफ साइंस या लिविंग साइंस। यहां आप विद्यार्थियों बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान और जीव विज्ञान शब्द के अंदर ही उसकी परिभाषा आ गई कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, बायोलॉजी कहलाएगी। इसका मतलब बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी किसकी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी का मीन्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सीधा सा यहां ये हो गया कि किसी भी जीवित जंतु का अध्ययन या जीवित जीव का अध्ययन। अब इस जीव शब्द के अंदर टोटल इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स कहते हैं वो सारे आ गए। अब पृथ्वी के ऊपर अगर सजीवों की बात करें हम तो सजीवों के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। अगर हम एक लिविंग बीइंग की बात करें तो उस एक लिविंग बीइंग के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी विद्यार्थियों पढ़ा होगा कि हम सजीव किसको कह सकते हैं। हम लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे जिसके अंदर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस है या ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रिया अगर एक साथ किसी जीव के अंदर पाई जाती है तभी हम उसको क्या कह पाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव कह पाते हैं। अन्यथा हम उसको क्या मानते हैं, अगर इनमें से अगर ये जो मैंने नाम आपको बताए हैं, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है या फिर अन्य अदर जो बायो एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज अगर एक साथ किसी में है तो हम उसको सजीव कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक दो अगर किसी के अंदर उपस्थित है तो हम उस एक दो कैरेक्टर के कारण उसको लिविंग बीइंग के अंदर शामिल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक छोटा सा बेसिकली एग्जांपल ले लूं, मैं आपसे ये कहूं कि बताओ फैन जो हम यूज करते हैं वो फैन लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लाउड जो है बादल, वो क्लाउड से लिविंग है या नॉन लिविंग, तो विद्यार्थियों आपका वहां राइट आंसर क्या होगा, नॉन लिविंग। क्यों है, अब देखो दो चीजें, फैन है वो मूवमेंट या उस फैन के अंदर मूवमेंट तो पाया जा रहा है, लेकिन क्या बाकी की चीजें हो रही है, फैन रिप्रोडक्शन कर रहा है क्या, फैन में रेस्पिरेशन हो रहा है क्या, फैन में एक्सक्रीशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सिर्फ एक कैरेक्टर उसके अंदर है कि वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो हम उस एक कैरेक्टर के कारण उसे लिविंग नहीं कह सकते। ऐसे ही क्लाउड की अगर मैं बात करूं, बादल जो है पहले बादल छोटे होते हैं, फिर बादल छोटे छोटे बादल एक जगह होकर एक बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब उस बादल के अंदर क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। इसके अलावा यानी ग्रोथ वाले पॉइंट के अलावा क्या उस क्लाउड के अंदर अन्य जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए वो उसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, नहीं होते। तो क्या हम उस एक
कैरेक्टर के कारण उस क्लाउड को लिविंग कहते नहीं कह सकते। तो हमें बायोलॉजी के अंदर क्या करना है, हमें बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स की स्टडी करनी है। लिविंग बीइंग से मेरा मतलब यहाँ है कि जीवित जो जीव इस पृथ्वी के ऊपर है उसका अध्ययन हमें किसके अंतर्गत करना है, बायोलॉजी के अंतर्गत करना है। अब विद्यार्थियों ये तो बात हुई कि बायोलॉजी है क्या और बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। अब मैं बात करता हूं इस बायोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन की अगर बात करें तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो बायोलॉजी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड्स। और वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, पहला वर्ड है बायोस प्लस सेकंड वर्ड है लोगोस। बायोस प्लस लोगोस इक्वल टू क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। यह आपको ध्यान रखना। बायोलॉजी शब्द की ओरिजिन की जहां बात आती है, उत्पत्ति की जहां बात आती है, बायोलॉजी शब्द का निर्माण या उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से होता है और वो 2 शब्द कौन से हैं, बायोस प्लस लोगोस। अब यहाँ इन दोनों ग्रीक भाषाओं के शब्दों का अर्थ क्या है वो जानना। बायोस का मतलब होता है टू लिव या लाइफ, या अपन इसको लाइफ भी कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू लिव या टू लाइफ का मतलब सीधा सा है जीव, और लाइफ का मतलब सीधा सा है जीवन। लाइफ यानी जीवन, टू स्टडी मीन्स अध्ययन, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि हमें स्टडी करनी है बायोलॉजी के अंदर किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बीइंग्स की हमें स्टडी करनी है। यानी लाइफ के बारे में हमें समझना है कि जंतुओं की या किसी सजीव की लाइफ में कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं, उसके निर्माण होने से लेकर उसकी डेथ तक कौन कौन से चेंजेस उसके अंतर्गत आते हैं, या वो कौन कौन सी क्रियाएं जो है वो शो करता है, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो विद्यार्थियों ये तो बात हुई कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, या बायोलॉजी के अंदर जो शब्द है, ग्रीक वर्ड जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, बायोस प्लस लोगोस है, जिनका मीनिंग क्या होता है, ये बात तो हुई इसकी। अब विद्यार्थियों हम इस पृथ्वी की अगर बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से लिविंग बीइंग्स हैं। यानी आप अगर देखोगे अपने चारों तरफ तो सजीवों की अगर हम इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ आपको वनस्पति भी मिलेंगी, पेड़ पौधे भी मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े भी मिलेंगे। अगर जंतुओं की बात करें तो जंतु भी आपको अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग तरीके के जंतु मिलेंगे। जैसे आपको छोटी से छोटी चींटी भी मिलेगी, छोटे से छोटा जीव, मच्छर भी आप देखने को मिलेगा आपको, और बड़े से बड़ा हाथी या ब्लू व्हेल भी आपको देखने को मिलेगी। यानी चींटी भी जंतु है और व्हेल या हाथी भी जंतु है। घास की बात करूं या अन्य किसी सूक्ष्म पादप की बात करूं तो वो पादप की श्रेणी में वो भी आएगा, और बड़े से बड़ा रेडवुड वृक्ष भी किसके अंतर्गत आएगा, वनस्पति के अंतर्गत आएगा या पादपों के अंतर्गत आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पृथ्वी पर इतने सारे सजीव हैं, क्या उन सबको, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, क्या हम दोनों को एक साथ रख के उनकी स्टडी एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब उनका अलग अलग स्टडी करने के लिए या उनके अलग अलग अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा इस बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन से बना दिए, एक पार्ट तो बना दिया बॉटनी, एक पार्ट कौन सा बनाया, बॉटनी, और एक पार्ट बना दिया इन्होंने जूलॉजी। बॉटनी की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी के टाइप्स, या हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांच है 2, ब्रांच कौन कौन सी है, जूलॉजी और बॉटनी है। यहाँ ये 2 ब्रांच इसलिए बनाई गई ताकि इस पृथ्वी पर जो जीव है उनको 2 भागों में बांटा जा सके और फिर उनका अलग अलग अध्ययन किया जा सके, ताकि सिंप्लिसिटी आ जाए थोड़ी सी,
थोड़ा सा सिंपल हो जाए काम उनकी स्टडी करने का, हम आसानी से और गहनता से उसका अध्ययन कर पाए। तो यहाँ जो दो ब्रांचें बनी है, बॉटनी और जूलॉजी, ये क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो यहाँ सबसे फर्स्ट जैसे हमने ये देखा कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बनी है, वैसे ही ये बॉटनी जो है इसकी ओरिजिन भी, बॉटनी की ओरिजिन की अगर बात की जाए तो ये भी 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। कितने ग्रीक वर्ड से हुई है? 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। और वो 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं? बॉटेन प्लस लोगोस। बॉटेन प्लस लोगोस वो 2 ग्रीक वर्ड है जिनसे किसका ओरिजिन हुआ? बॉटनी का। इस बॉटेन का मीनिंग क्या है? बॉटेन का मीनिंग है हर्ब, टू हर्ब, या हम प्लांट से इसका मीनिंग लगा सकते हैं। और लोगोस का मतलब वही अपना टू स्टडी। तो विद्यार्थियों आप इसका अर्थ या इसका जो मीनिंग है बॉटनी का वो आप आसानी से निकाल सकते हो। पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वो क्या कहलाती है? वो बॉटनी कहलाती है। उसको हम क्या नाम देंगे? वो बॉटनी कहलाएगी, हम उसको बॉटनी नाम देंगे। यानी बॉटनी के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं किसकी? प्लांट स्टडी। इसका मतलब बॉटनी के अंदर किसकी स्टडी हो गई? प्लांट स्टडी। इस 2 ग्रीक वर्ड से हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजी की। तो ये जूलॉजी जो है इसकी ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इसकी ओरिजिन भी 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। इससे हुई है 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। और वो 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं? जूयन प्लस लोगोस। अब यहां इस जूयन का मतलब क्या है? एनिमल। और लोगोस का मतलब क्या है? टू स्टडी। अब आप इसका भी मीनिंग आसानी से निकाल सकते हो कि जूलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? जूलॉजी का मीनिंग हुआ एनिमल की स्टडी, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो ब्रांच क्या कहलाएगी? जूलॉजी कहलाएगी। यानी जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो क्या कहलाती है? जूलॉजी। तो हम यहाँ शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं एनिमल स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? जूलॉजी में। और प्लांट स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? बॉटनी में। तो विद्यार्थियों ये तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हुआ कि बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन कर रहे थे। अब उन जीवों को 2 ब्रांचों में बांट दिया कि पादपों को एक साथ रख दिया गया और जंतुओं को एक साथ रख दिया गया। पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में किया जाता है वो ब्रांच को क्या कहलाई? आगे चल के बॉटनी। और जंतुओं का जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है वो क्या कहलाई? जूलॉजी। ये दोनों मिलकर क्या कहला रही है? आपकी बायोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी के अंदर इन दोनों की कंबाइंड स्टडी करनी है। दोनों मिलकर आपकी सब्जेक्ट बना देती है बायोलॉजी। ये विद्यार्थियों मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन बायोलॉजी के बारे में दी है। इसी तरीके से सिंपली स्टेप में आगे आपको और भी जानकारी मैं दूंगा। पिछली जो साइंस की पद्धतियां हैं, कुछ पिछले जो जमाने की अगर अपन बात करें, थोड़ी हिस्ट्री की अगर बात करें तो उस समय वैज्ञानिकों का जो तरीका था वो क्या था और वर्तमान में तरीका क्या है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग अपना मत रखा था विज्ञान को आगे बढ़ाने में, उनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।